subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी कंपोजिट हिंदी लोकवाणी गेस्ट पेपर है 2022 के लिए। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विभाग एक है, गद्य 12 अंक के लिए है। यह पैसेजेस दिए जाएंगे, सीन पैसेज रहेगा और उसके अनुसार हम इसकी कृति करेंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 मार्क्स के लिए है। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। संजाल पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। इसका दूसरा प्रश्न है, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 मार्क। खाद, बीज। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। 1 मार्क। कस्बे, दुकान। पहले का उत्तर है खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। इसका उत्तर है गांव वाले खूब मेहनत करने लगे। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। दूसरे का उत्तर है खाद स्त्रीलिंग, बीज पुल्लिंग। दूसरा है कस्बे, कस्बा। दुकान, दुकानें। यानी 2 घटक के लिए आधा आधा अंक रहेगा, यानी प्रत्येक के लिए एक, यानी कुल 1 अंक रहेगा। पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 1, ऐसे 2 अंक रहेंगे। अगला उत्तर है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए है। इसका उत्तर है गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है, जिससे प्रेरणा लेकर शिष्य बड़े बड़े कार्य करने में सफल हो जाते हैं। चाणक्य जैसे गुरु ने अपने विलक्षण शिक्षा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को मगध राज्य के सिंहासन पर आसीन करा दिया था। महाभारत के युद्ध में विजयी होने वाले पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में गुरु द्रोणाचार्य ने ही निपुण किया था। ज्ञान केवल गुरु से ही मिल सकता है, इस बात से शायद वह भील युवक भी परिचित था जिसने गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी। द्रोणाचार्य ने जब उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था तो उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे गुरु मानकर अस्त्र शस्त्र विद्या का अभ्यास किया था और धुरंधर धनुर्धर बना। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन अपने क्रिकेट गुरु रमाकांत अचरेकर के प्रशिक्षण से ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बन सके। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत से के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। शोभा सिंह, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने में है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ, बाप, भाई, बहन, बहन भाई, घर, सहेलियां सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी इसी वजह वह जीनियस है। अमृता प्रीतम, कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है। शोभा सिंह, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ
जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द दो चार हाथ दूर को ज़रूर चांदना दे सकती है। यही दो दो चार चार हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। पहला है आकलन करती है, आकृति पूर्ण कीजिए, माँ का महत्व। दूसरा प्रश्न है शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक मार्क धरती उजाला। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। एक मार्क। पहले का उत्तर है माँ का महत्व, माँ का अस्तित्व, उसकी साधना, उसकी कला, उसकी दैवी शक्ति। दूसरे का उत्तर है धरती, भूमि, उजाला, प्रकाश, माँ, बाप, इर्द गिर्द। स्वमत अभिव्यक्ति है रचनात्मक शक्ति का महत्व विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है रचनात्मकता का अर्थ है सृजनशीलता अर्थात कल्पना, कल्पना अर्थात नव सृजन की वह शक्ति जो कलाकारों, कवियों, चित्रकारों तथा वैज्ञानिकों में होती है। वे लोग अपने आसपास की दुनिया को ही आधार बनाकर नव निर्माण करते हैं। रचनात्मक शक्ति के माध्यम से किसी एक भौतिक पदार्थ से भिन्न भिन्न कृतियों का निर्माण किया जाता है। जैसे लकड़ी भौतिक पदार्थ से अलग अलग कलात्मक कृतियों का निर्माण। रचनात्मक शक्ति के द्वारा एक बच्चा रेत से घर बनाता है, वही एक कलाकार रेत में अपनी कृति से भावों को उतारता है। कोई रेत का उपयोग मकान बनाने में करता है तो कोई रंगोली, सौंदर्यात्मक, ललित कला बनाने में। जिस प्रकार रेत अथवा लकड़ी के माध्यम से सौंदर्यात्मक एवं ललित कला का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों से भी विभिन्न उपयोगी एवं सौंदर्य परक रचनाओं का निर्माण होता है। ये सभी सृजन तभी संभव है जब हमारे भीतर रचनात्मक शक्ति हो। अगला है भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी देखा ना हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जमाही लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई दे पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। पहली कृति है आकलन कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति। दूसरी कृति है शब्द संपदा, गद्यांश में प्रयुक्त समुचित भिन्नार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। गद्यांश में प्रयुक्त प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। पहले का उत्तर है सफ़र में समाचार पत्र की स्थिति। समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा दिया। अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग हो से हो गए। समाचार पत्र के सामने के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। दूसरी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समाचार पत्र किसी भी प्रदेश की प्रगति के आधार स्तंभ है, इसे प्रजातंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्रों की में जनता की रुचि की अनेक चीज़ें एक ही स्थान पर मिल जाती है। इनमें अपने देश और अन्य देशों के समाचार प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, कला, ज्ञान, वित्त, व्यापार, दर्शन, धर्म, खेल आदि के बारे में तरह तरह के लेख प्रकाशित होते रहते हैं। खबरों के अतिरिक्त समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रकाशन भी करते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं, नौकरी, व्यवसाय, ज़मीन, जायदाद
आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके कारण उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सरलतापूर्वक संपर्क स्थापित होता है। लोकतंत्र में समाचार पत्र का योगदान महत्वपूर्ण होता है। भारत की जनता को आज़ाद कराने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचार पत्रों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की प्रखर भावना भर दी थी। आज समाचार पत्र जनता की आवश्यकता बन गए हैं। चौथी कृति है काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भुकुटिया के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओंठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओंठ को ही नहीं ढांक लेती थी, नीचे के ओंठ पर भी श्रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी कि जो दृष्टि को अना अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में और घुटने के नीचे का बटनों में से बंद था। पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाईं बाह पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में हैं। अगली पहली कृति है संजाल। पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पोशाक में ग्रामीणता के दर्शन। दूसरी कृति है शब्द संपदा। उत्तर लिखिए। घना शब्द का सही रूप जंगल, बाल। समानार्थी शब्द लिखिए बाल, आँख। पहले का उत्तर है फेंटा देकर बांधी गई खादी की धोती एक ओर दाहिने पैर पर घुटने तक और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली तक। काले बंद गले के कोट के ऊपरी भाग के बटन टूटे हुए और घुटने के नीचे के बटनों से कोट बंद। जूतों पर मिट्टी की परत जमने से उनका रंग रूप नष्ट। टोपी की नोक बाईं बाह पर खिसकी हुई और उसकी कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई। दूसरे के उत्तर है घना जंगल, घने बाल, बाल केश, आँख, नेत्र। स्वमत अभिव्यक्ति है। खादी के वस्त्र तब और अब इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है खादी और आज़ादी का चोली दामन का साथ रहा है। आज़ादी की लड़ाई में जितना जोश भारत माता की जय का उद्घोष भारत भरता का था, उतने ही उत्साह लोगों में खादी के वस्त्र पहनने के प्रति भी था। आज़ादी मिलने के पहले खादी वस्त्र पहनना राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था। केवल नेताओं में ही नहीं, सामान्य जनता को भी खादी के कपड़ों से बड़ा लगाव था। उस समय खादी के कपड़ों के उपयोग की एक लहर ही चल रही थी। इसका एक कारण यह भी था कि खादी के कपड़े काफ़ी सस्ते होते थे और उन पर समय समय पर छूट भी दी जाया करती थी, इसलिए वे सामान्य जनता के लिए उपलब्ध थे। लेकिन आज स्थिति अलग हो गई है। आज खादी के कपड़े पहने हुए कहीं इक्के दुक्के आदमी की ही दिखाई देते हैं। इसका एक कारण इन कपड़ों के मूल्य में वृद्धि है। आज खादी के कपड़े पहनना विलासिता की श्रेणी में गिना जाता है। ये कपड़े सामान्य जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए अब खादी के वस्त्रों के प्रति लोगों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। अगला गद्यांश है। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं।
वह भी यही सब सोच ही रहा था कि देखा, उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ी गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कल से उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे एक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वो सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों सौ फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले ही है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। पहली कृति है आकलन कृति। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सेठ साधु के पास ये चीज़ें लेकर आया। इसका उत्तर। दूसरी कृति है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। आँख, ऊँट। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। शिष्य, घोड़ा। पहली कृति के उत्तर है, सेठ साधु के पास ये चीज़ें लेकर आया। सोने के गहने, मोहरों के कल से, जवाहरों के कल से, चांदी के गहने। दूसरे का उत्तर है, आँख, आँखें, ऊँट, ऊँट। शिष्य, शिष्या, घोड़ा, घोड़ी। स्वमत अभिव्यक्ति है, व्यापार में झूठ कपट करना उचित नहीं है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आज की दुनिया छल, कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है। अनेक व्यापारी ईमानदारी, सदाचार जैसे मानवीय गुणों के स्थान पर झूठ, कपट, छल, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी को अधिक महत्व देते हैं। वे अपनी धूर्तता को कूटनीति का नाम देते हैं। वे नहीं जानते कि व्यापार में ईमानदारी और सच्चारित्रता का बहुत महत्व है। झूठ और कपट का भंडाफोड़ एक न एक दिन अवश्य होता है। ग्राहक एक बार धोखा खा सकता है, लेकिन चालाकी से उसे बार बार मूर्ख बनाना कठिन है। आज वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जिसके व्यापार का आधार ईमानदारी हो, और जिसका चरित्र बेदाग हो, जो अपने ग्राहकों को उचित दाम पर सही माल बेचता हो, माल में किसी प्रकार की मिलावट न हो। ग्राहकों से अनुचित लाभ उठाकर कोई भी व्यापार लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो घटिया दर्जे के उपायों के द्वारा कम समय में धन तो कमा लेते हैं, परंतु समाज में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। अगला गद्यांश है, मंत्री महाराज, लोगों की शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। यह नदियाँ और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। पानी महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखाने की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज, ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। पानी, नहीं महाराज, मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। पहली कृति है आकलन कृति। कारण लिखिए। पानी अशुद्ध होने के कारण। दूसरी कृति है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। नदी, गहवारे। गद्यांश में प्रयुक्त
प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहली कृति का उत्तर है, पहला है लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। दूसरा, पशुओं को जोहड़ में तैरने छोड़ देते हैं। तीसरा, गांव की गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। चौथा, कारखानों की गंदगी नदी के पानी में डाल देते हैं। दूसरी कृति है, इसका उत्तर है, पहला है नदी नदियाँ, गहवरों गहवर। दूसरा है दंडित दंड प्लस इत, जिम्मेदार जिम्मे प्लस दार। सुमत अभिव्यक्ति है, वृक्ष वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं। जहाँ वन हो वहाँ वर्षा अधिक होती है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से निरंतर जल का अवशेषण करती रहती हैं। उस जल का थोड़ा सा ही अंश वृक्ष के काम आता है। शेष जल वाफ के रूप में वृक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्षों के पत्तों में बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकलता रहता है। यह वाष्प वायुमंडल में ऊपर एकत्र होकर संघनित हो जाती है। इससे वायुमंडल ठंडा हो जाता है। इस ठंडे वातावरण से गुजरते बादल वहीं पर संघनित होकर बरस जाते हैं। इसलिए वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए और हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए ताकि सूखे के संकट से बचा जा सके और धरती को बंजर होने से बचाया जा सके। अगला गद्यांश है, अमृता प्रीतम, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप कभी यह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? शोभा सी नहीं, वह यथार्थ जगह जगह पर सड़कों की पटरियों पर भी विचित्र हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उससे मैं दोबारा कागज़ों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज़ पर चित्रित करना चाहता हूँ ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर लें तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छलक लेता था, वो सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था। यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अमृता प्रीतम, कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? शोभा सिंह, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं हैं। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिससे वो देख समझ सके। पहली कृति है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कलाकार की शक्ति उसके डैश में है, चिंतन मनन साधना। दूसरा है, हमारी धरती का डैश बहुत भयानक है, सत्य इतिहास यथार्थ। पहले का उत्तर है, प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक नहीं है। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। दूसरी कृति है, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गरीबी, दुख। गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए।
पहले का उत्तर है कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। दूसरा, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। दूसरे के पहले का उत्तर है प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक नहीं है। गलत। कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। सही। कृति दोनों गरीबी अमीरी दुख सुख। दूसरे का पहला है चित्रित और दूसरा है अंतहीन। स्वमत अभिव्यक्ति है। कला जीवन को आनंदित करने का साधन है। अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन पानी निवास स्थान की होती है, परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना में भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का और कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसे अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, परंतु यदि हम दुख के क्षणों में रोने बिसोरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी प्रकार की कला में डुबा दे, उसकी साधना करें तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।